तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार 2 लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 438 में आप सभी का स्वागत है। तो ये एपिसोड अच्छी होने वाली है, मज़ेदार भी होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। और कल वाली भी ऐसी ही मज़ेदार होगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सारे लॉर्ड्स को पता चल चुका होता है कि जितने भी हिनवान एंसेस्टर्स जो कि 89 हिनवान एंसेस्टर्स थे, वो सभी हम पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। जिसके साथ हमें बाकी के बचे हुए हिनवान एंसेस्टर्स को दिखाया जाता है जो कि बाकी के फैक्शंस में थे। वो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे क्योंकि उनका उनमें रुचि नहीं था, डर था कि मारे जाएंगे, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं किए होते। लेकिन वो दूर से इन बैटल को देख रहे होते हैं। वो अभी फ्यूचर के पावर डायनेमिक्स को देखने वाले थे। जो जीतेगा वही सिकंदर होने वाला है। यहाँ पे फ्यूचर का सब चीज़ तय हो जाने वाला है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है बाकी के 89 हिनवान एंसेस्टर्स को जो कि हिनवान लाइफ फॉर्म फैक्शंस के साथ अपने आगे बढ़ रहे होते हैं। वो ऑलमोस्ट अपने लॉर्ड्स के पास आ चुके होते और अभी इन्फिनाइट हिनवान स्पेस के अंदर वो बहुत ही स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं। उसी के साथ यहाँ पर वो लॉर्ड्स के बारे में भी सोचते हुए कहते कि वो लोग कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो चुके हैं। उनके पास ऑलरेडी 3600 टेरिटरीज थे, लेकिन वो अब हमारे साउथर्न रीजन्स के 1600 वर्ल्ड क्लस्टर्स को भी ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। और यहाँ पर वो इतना ही नहीं बल्कि और भी चाहते हैं। तो हम ऐसे कैसे रुक सकते हैं। इसलिए जितने भी यहाँ पे हिनवान एंसेस्टर्स थे वो खुद के आने के फ्यूचर्स के सभी चीज़ के लिए लड़ने के लिए आज आतुर हो चुके होते हैं। वो अभी पूरी तरह से अपना बेस्ट देने वाले हैं। पहले क्या होता था कि वो अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस को पूरे कोने तक घसीट कर उतना नहीं ले जाते थे। वो वहाँ पे उतने कमज़ोर नहीं थे कि उनको अपने फुल पावर्स को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन इस बार वो समझ चुके थे कि लॉर्ड्स को हराना है ना, तो हमें अपने फुल पावर्स को देना ही होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। जिसके सामने हिनवान एंसेस्टर ऑफ टाइम एंड स्पेस वो सबको लेकर आगे बढ़ने लगता है और एक ही झटके में वो लॉर्ड्स के सामने भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो आते ही बातचीत या फिर कुछ नहीं करते, डायरेक्टली हमला बोल देते हैं। इन्फिनाइट सर्पेंटाइन शैडो जो कि इन्फिनाइट सर्पेंट एंसेस्टर होता है, वो वहाँ पे ऑर्डर कहता है कि सबको मार डालो। अब जैसे ही वो वहाँ पे आते हैं वो वहाँ पे अपने 8 लॉर्ड्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और इस वजह से स्पेस एंड टाइम पूरी तरह से कांपना शुरू हो जाती है। हमें इन्फिनाइट एंसेस्टर ऑफ स्पेस एंड टाइम और साथ में इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवान एंसेस्टर्स उन सब को भी दिखाया जाता है जो दोनों मिलकर अपने लॉर्ड जिंगमिंग के साथ फाइट करना शुरू करते हैं। वो डायरेक्टली घुसकर फाइट नहीं करते बल्कि वो अपने स्पेस एंड टाइम से लड़ाई कर रहे होते। जिसका भी स्पेस एंड टाइम ज़्यादा पड़ला भारी होगा उसकी बैटल ऑफ मैस्ट्रेंट उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए वो दोनों बंदे अपने हिनवान एंसेस्टर्स मिलकर इस जिंगमैन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि इसी से ये डिसाइड होगा कि अटैक्स किसके पास जल्दी पहुंचेगा और कितने भयंकर रूप से पहुंचेगा। इसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने जिंगमैन पर अटैक तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिंगमैन का पल्ला काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। वो अकेले ही दोनों को हरा दे रहा होता है। अब स्पेस एंड टाइम मैनिपुलेशंस पे तो अपने पास जिंगमैन की तो बहुत ही बड़ी महारथी उसी डॉग को पैदा ही हुआ था, उसी डॉग से बना हुआ था, इसलिए उसका पल्ला भारी होता है। जिसको देखकर हिनवान एंसेस्टर स्पेस एंड टाइम और इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवान एंसेस्टर वो समझ जाते कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस का जिंगमैन उसकी पल्ला हम दोनों से काफ़ी ज़्यादा भारी है और उसके पास एडवांटेज में है। मैंने पहले ही बताया जो भी स्पेस पे कंट्रोल करेगा उसके पास ज़्यादा एडवांटेज होंगे। मतलब ये कि अटैक्स मान लो लूफिंग किया तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है कि वो पावर्स 100 से 80 या 70% तक चली जाए, 30% का ड्रॉप होगा। लेकिन जिसका पल्ला भारी होगा वो वहाँ पे अपने अटैक्स को उतनी ही रफ्तार से भेज पाएगा। 100 की जगह सिर्फ 95% ही ड्रॉप होंगी, मतलब 5% ही ड्रॉप होंगी। तो यही बस कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करता हूँ। अब ये भी बताया जाता है कि प्रीवियस सब कन्फ्रंटेशन हुआ करता था तो दोनों बीच का जो गैप था वो बड़ा नहीं था। इस वक्त जो गैप है वो बहुत बड़ा हो जाता है। अपने जिंगमैन का पल्ला बहुत ही भारी हो जाता है और पहले इतना भारी नहीं था।
जिंगमैंग उन दोनों को हरा तो देता था लेकिन बहुत ही कम गैप से, जिसके साथ यहाँ पे वो लोग बात करने लगते हैं। उन सबको पता चल जाता है हिनवान चेस्टर स्पेस एंड टाइम से कि युआन की फॉर्मेशंस पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, जिसकी वजह से अपने लॉर्ड जिंगमैंग की स्पेस एंड टाइम की कैपेबिलिटीज वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिस मूवमेंट को देखकर जितने भी हिनवान चेस्टर्स थे वो अभी एक्शन में आ जाते हैं। दिखाया जाता है कि हिनवान चेस्टर्स जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें 5 ऐसे बंदे थे जो कि हाईएस्ट टायर ऑफ लाइफ फोर्स को पोजेस करते थे, जिनमें एक ब्लड रेड, एज्यूरे, एमरलाइट ग्रीन और दूसरे ह्यूज भी हुआ करते थे। मतलब ये लाइफ प्रिजर्विंग एबिलिटीज को काफ़ी अच्छे से पोजेस करते थे। जैसे अपना लू फेंग को ही देख लो, वो भी अपने लाइफ प्रिजर्विंग एबिलिटीज के लिए भी जाना जाता है। अब ये सभी 5 सुप्रीम फोर्सेस चारों तरफ फैल जाते हैं ताकि वो सभी के हिडन एंसेस्टर्स पे अपने इन्फ्लुएंस को डाल सके। वो अपने डॉज को यूज़ करके, वो अपने पावर्स को यूज़ करके उन सभी के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स चढ़ा देते ताकि उनके ऊपर अटैक झेलने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके, उनकी पावर्स वाइटैलिटी ये बढ़ सके, उनके डिफेंस ये पावरफुल हो सके। इसी के साथ बाकी और जितने बंदे थे वो अपने डिफेंसिव पावर्स को यूज़ करते, कोई इमॉर्टल एनर्जी को यूज़ करते, कोई वर्ल्ड फोर्सेस को यूज़ करते, कोई तो अपने डोमेन्स को ही निकाल लेते ताकि पूरे के पूरे ग्रुप बैटल किया जा सके और सबको मैक्सिमम पॉइंट तक लिया जा सके। और 89 हिनवा एंसेस्टर्स में 39 हिनवा एंसेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास सेल्फ प्रिजर्वेशन में एक्सपर्टीज होती है और वो लगातार प्रैक्टिस करते हुए अपने पावर्स को अच्छी खासी बढ़ा चुके होते हैं। वो अभी बिना किसी फर्ट के अपने पावर्स को यूज़ कर पा रहे होते हैं, जिसके साथ हमें युआन को दिखाया जाता है जो कि उन सब के ऐसे बैटल फॉर्मेशंस को देखकर थोड़ा सरप्राइज भी होते हुए कहता है कि उनकी डोमेन हमारी डोमेन से काफ़ी ज़्यादा फॉर्मिडेबल है, हमारी फॉर्मेशंस उनके फॉर्मेशंस को पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। लगता है कि वो इस वक्त अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन मेजर्स को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं। अभी नेटूना लाइफ फॉर्म फैक्शंस वो अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस को अब ट्रू ओपोनेंट के जैसा देखना शुरू कर चुकी होती, एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट की तरह। और यहाँ पर वो इस वक्त विक्ट्री के बजाय अपने आप के सर्वाइवल पे ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे होते ताकि वो खुद को बचा सके। इसी वजह से जो 39 टॉप 10 लाइफ सेविंग एबिलिटीज थी वो सभी अपने पावर्स को लगा रखे थे ताकि वो अटैक से ज़्यादा अपने डिफेंसेस को डाल सके। इस चीज़ को देखकर तो अपने 8 लॉर्ड्स भी हैरान हो जाते हैं, उनके चेहरे भी पीले पड़ जाते कि ये बंदे तो कुछ ज़्यादा ही अपनी जान बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिसके साथ यहाँ पर वो बचते हैं। अब सिंगल के मामले में देखा जाता है वो लॉर्ड्स का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से यहाँ पर उनकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बूम बूम बूम, चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। वो सिर्फ यहाँ पर डिफेंस में नहीं बल्कि अटैक्स पर भी फोकस कर रहे होते और अपने ह्यूमन एंसेस्टर्स अपने कोऑर्डिनेशंस के साथ बिना किसी एफर्ट लगाए, मतलब एफर्ट तो लगाते हैं, वो अपने लू फेंग और बाकी के 7 लॉर्ड्स के ऊपर किलिंग टेक्निक्स की बारिश कर देते हैं। उन्होंने इस अटैक के दौरान पूरी तरह से क्लोज कॉम्बैट रेंज को छोड़ दिया था, मतलब बंदों की फट पड़ी थी। प्रीवियस वॉर में जॉन गॉड एम्पायर ह्यूमन बीस्ट एंसेस्टर ब्लैक टाइड ह्यूमन एंसेस्टर्स, उनकी इतनी हिम्मत थी कि वो अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस के बैटल फॉर्मेशंस में घुस के उन सबको मारने की कोशिश कर रहे थे। मतलब पिछला बार तो आपको याद ही होगा कि कैसे वो सभी लॉर्ड वुलान लू फेंग के पास आ चुके होते हैं और उन सबको मारने की कोशिश की होते, वो भी अपनी ट्रू फॉर्म को ले जाकर। लेकिन अब वो इतने ज़्यादा डर चुके थे कि उनमें हिम्मत हो ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि कितनी ही ज़्यादा रिस्की चीज़ है। इसी वजह से वो क्लोज कॉम्बैट नहीं बल्कि दूर वाली फाइट से ही प्रेफर करते हैं। उसी के साथ वो लोग मिलकर अपने लॉर्ड्स के ऊपर इल्यूजन से भी अटैक करते हैं और वो इल्यूजन्स अपने 8 लॉर्ड्स के माइंड को पेनिट्रेट करना शुरू कर देती हैं। लेकिन हर एक लॉर्ड के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटल विल पावर्स थी जो कि इल्यूजन्स को हटा सकती थी, मिटा सकती थी। लेकिन इसमें सिर्फ इल्यूजन वाली ही पावर्स नहीं होती बल्कि इसमें केओटिक इल्यूजन्स थी जो कि रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा मिक्स थी और रियलिटी के साथ ही छेड़खानी किया करती थी, जिसकी वजह से ये इल्यूजन थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है। लॉर्ड्स के लिए भी थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम डाल सकती है, लेकिन दिखाया जाता है कि युआन की असिस्टेंस से लॉर्ड जिंगमैंग उन सभी को तबाह कर देता है, क्योंकि वो स्पेस टाइम मैनिपुलेशंस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी इल्यूजन्स अपने लॉर्ड्स के ऊपर काम नहीं करती। क्योंकि यहाँ पे अपने लॉर्ड जिंगमैंग वो फ्यूचर टाइमलाइंस को भी देख रहे थे, उन्हें इस अटैक का अंदाजा था, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो आराम से उस इल्यूजन से निकल जाते हैं। इसी के साथ अपने जिंगमैंग उन सभी पे ऊपर अपने फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के साथ अटैक करना शुरू करते हैं। उनके
फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देखना शुरू करते हैं। क्या सकते हो तो यहाँ पे लॉर्ड जिंगमैन अपने स्पेस एंड टाइम से कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ें कर रहे होते हैं। वो उसको इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे होते, बीच में उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फ्यूचर्स को ही जान जाओगे तो आप प्रेजेंट में आपका अच्छा चल नहीं वाला है। आप उसको डिवोट भी कर सकते हो, उसको इन्वेट कर सकते हो, उनसे बच भी सकते हो। इसी वजह से ह्यूमन एंसेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। इस इल्यूजन से अपने लॉर्ड्स इसी वजह से बड़ी आसानी से बच चुके थे, जिसको देखकर वुजिन ह्यूमन एंसेस्टर्स अपने ह्यूमन एंसेस्टर ऑफ स्पेस एंड टाइम से कहते कि जल्दी से अपने लॉर्ड जिंगमैन के टाइमलाइन को इंटरफेयर करो, उसे मत देखने। तो अब यहाँ पे वो लोग ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन बंदे नाकाम हो रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि क्यों, क्योंकि अपने युवान जो होते हैं और साथ में जिंगमैन वो अपने मेन कॉम्बैट क्लन को कंटिन्यूअसली बर्न किए जा रहे होते हैं। जैसा कि आपको पता है अनडाइंग बैंक के बारे में, कि जब अनडाइंग बैंक अपने मौत के कगार पे होते हैं, मतलब मौत के कगार पे नहीं कह सकते, जब उनकी 100% बॉडी होती तो वो अपने अनडाइंग बॉडी को जरूर बर्न करते हैं, जिनकी वजह से उनकी पावर काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है। तो वैसे ही ये लॉर्ड्स भी हैं, ये भी अपने पावर्स को बूस्ट करने के लिए अपने अनडाइंग पावर्स को बर्न किया करते थे, अपने मेन कॉम्बैट क्लोन को बर्न किया करते थे, और अपने लॉर्ड जंग इसी पावर्स की यूज करके पूरे के पूरे टाइमलाइन को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, और उनकी टाइमलाइन के बहुत ही ऊपर पकड़ होती हैं, और इस वजह से वो ह्यूमन एंसेस्टर ऑफ स्पेस एंड टाइम भी कुछ नहीं कर पाता, और वो थक हार चुकी होती है। जिसके साथ वो सभी कहते हैं कि ठीक है छोड़ो, लेकिन अटैक करो, अभी हमें सिर्फ अटैक पे फोकस करना होगा। वो अपनी फॉर्मेशन से अटैक करना शुरू करते हैं और अपने लू फेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जो इमॉर्टल्स बंदे थे उनको तो डर ही नहीं था, वो और भी भयंकर रूप से अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, और वो अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस के ऊपर से फिर से बारिश करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त इल्यूजन ही नहीं बल्कि इनविजिबल टॉक्सिन्स फैलना शुरू हो जाते हैं, और ये टॉक्सिन इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो लॉर्ड्स के डिफेंसेस को पियर्स करते हुए, उसको तोड़ते हुए डायरेक्ट लॉर्ड्स के बॉडीज और सोल तक चली जाती, ताकि उनको रोका जा सके। और ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग पावर्स होती है। लू फेंग की पावर्स कैसी कि वो अपने रास्ते में जितने भी आने वाली चीजें सबको तबाह कर देगी अपने ब्लेड से, वैसे ये टॉक्सिन्स होती हैं। इसके सामने कोई भी डिफेंसिव बैरियर काम ही नहीं करेगा। दिखाया जाता है कि इसकी वजह से यार ये इतनी ज्यादा थी कि वो सब इल्यूजन में फिर से जाने लगते हैं। लेकिन ये भी दिखाया जाता है कि सिर्फ वहां पे टॉक्सिन्स इल्यूजन ही नहीं होते, बल्कि वहां पे ब्लास्ट भी होना शुरू कर देती है। जैसे अपना लू फेंग ऑरिजिन कोर्स को ब्लास्ट करता था, वैसे ही बंदे वहां पे ब्लास्ट कर रहे होते हैं, वो सभी चीजें तबाह कर रहे होते हैं। उनके पास भी अजब अजब की पावर्स होती, जैसे लू फेंग हर एक मैटर को तबाह कर सकता है, वैसे ही उनके पास भी पावर्स थे कि वो किसी भी मैटर्स को तबाह कर सकते हैं। और लॉर्ड्स को वो सभी पावर्स करप्ट करना शुरू कर देते, उनको स्लो करना शुरू कर देती हैं। इसको देखकर वो सभी खुश हो रहे होते हैं, ये तो अब सब स्लो होते जा रहे होते हैं। लेकिन प्रैक्टिशनर फैक्शंस अपने बैटल फॉर्मेशंस में पूरी तरीके से, एक बार ध्यान रखो कि यहाँ पर प्रैक्टिशनर फैक्शंस उन सभी पे अटैक नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अभी तक कंप्लीटली डिफेंसिव फॉर्मेशंस में ही होते हैं। इसके साथ वहाँ पे काउजन इफेक्ट पावर्स भी यूज होती हैं, और ऐसे पावर्स भी होते हैं जो कि डायरेक्टली सोल्स को अटैक करते, उसको टारगेट करती हैं, और ओकेजनली वहाँ पे ब्लास्ट 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 हुआ करती थी, बुम 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 हुआ करती थी, और यहाँ पर युवान के फॉर्मेशंस पे भी हेड ऑन अटैक हुआ करती थी। इसी के साथ में यहाँ पे दिखाया जाता है कि लॉर्ड वुलन और लू फेंग इन सभी को पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे डिस्ट्रक्टिव पावर्स होती है जो कि सबको बाईपास करके अपने बाकी के लॉर्ड्स के ऊपर भी अटैक करती है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर हमें बाकी के लॉर्ड्स को दिखाया जाता है जो कि इस अटैक्स को देखकर हंसने लगते हैं, और वो कहते हैं कि युवान और लू फेंग की स्ट्रेंथ वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और हमारी टास्क पहले से काफी ज्यादा इजियर हो चुकी हैं। लॉर्ड मोमेन, लॉर्ड नाइगू, लॉर्ड जिन, लॉर्ड मिंगवांग इन सभी से काफी ज्यादा आराम पाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी अपने लू फेंग, लॉर्ड वुलन और लॉर्ड युवान जैसे नहीं थे जो कि अपने को ज्यादा देर तक सस्टेन कर सके। उनकी बॉडी कंपैरेटिवली काफी कम एनर्जी रिजर्व्स को रखती थी अपने लू फेंग, वुलन और युवान के मुकाबले में, जिसकी वजह से उनकी अभी हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। बिफोर जब लू फेंग लॉर्ड नहीं बना था तो ऐसे ओवरवेलमिंग अटैक्स उनको काफ़ी ज़्यादा वर्स इंजरी दे दिया करती थी। वो इल्यूजन्स, वो टॉक्सिन्स, वो सोल्स पे अटैक्स, वो सभी उन सारे लॉर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देती थी, जिसकी वजह से उनके पावर्स कम होने लगती थी, और उनको कहीं ना कहीं एक टाइम में पीछे हटना पड़ता, उन्हें हारना पड़ता है। लेकिन अब समय बिल्कुल ही बदल चुका है। ये माइनर इंजरीज ये उनके लिए कुछ नहीं थी। इनके ऊपर जो इतने सारे अटैक्स हुए जो कि आपको टेरिफाइंग लग रहे होंगे, लेकिन
उन सभी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो उन सब की एनर्जी रिजर्व्स कम हुई थी, जो टॉक्सिसिटी से कम हुई थी, इल्यूजन से हुई थी, जितने भी अटैक्स धमाके हुए थे, जितने भी अटैक्स उन सब के ऊपर उन सारे फॉर्मेशंस को तोड़कर अंदर आके लगी थी, वो सभी हील हो जाती है। पलक झपकते ही लूफिंग की एनर्जी रिजर्व उन सब के एनर्जी रिजर्व्स को फिल कर देती है पलक झपकते में ही। और युवान और लॉर्ड जिंगमैंग तो वो कंटिन्यूअसली अपने मेन कॉम्बैट क्लोन्स को हर एक ब्रेथ में 10% बर्न कर रहे होते हैं, लेकिन लूफिंग उन सभी को भी बड़ी इजीली हील कर दे रहा होता है। युवान की फॉर्मेशन अभी 8 लॉर्ड्स की पावर्स को चैनल कर रही होती है, उनकी पावर्स को एम्पलीफाई कर रही होती है और साथ में अटैक को काफ़ी नलीफाई कर दे रही होती है। लॉर्ड जिंगमैंग की मास्टरी ऑफ स्पेस एंड टाइम्स उन सारे अटैक्स को और भी वीकेंड कर दे रही होती है और अटैक्स को तो कोई कोई वो दूसरे डायमेंशंस में ही भेज दिया करते थे, जिसकी वजह से अपने लॉर्ड्स के पास बहुत ही कम अटैक्स आए थे और लूफिंग उन सबको बड़ी ईजिली हील भी कर दे रहा होता है, जिसकी वजह से लॉर्ड्स बहुत ही फ्रेश महसूस करते हैं। और जो उनके ऊपर अटैक्स भी आ रही थी वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा का झोंका ही गया हो, जैसे कोई बर्फ गिरती है पहाड़ों के अंदर, वो बर्फ के ऊपर से जो फ्रीज होती है वैसी इन सबको सिर्फ महसूस हुई थी, जो कि उनको गुदगुदी बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ युवान वहाँ पे स्माइल करते हैं कि इनेट इन लाइफ फॉर्म्स फैक्शंस की अटैकिंग पावर अब हमारे लिए कोई भी खतरा पोजेस नहीं करती, जिसके साथ फाइनली अपने लॉर्ड्स अटैकिंग मोड में आते हैं। ये सभी यहाँ पे डिफेंसिव मोड में थे ताकि वो उन सभी बंदों की पावर्स को देख सके, लेकिन देखे कि यह बंदा कुछ नहीं कर सकता तो चलो हम ही अटैक करना चाहिए। उसी के साथ लॉर्ड मोमेंट कहते हैं कि चलो उन्हें दिखाते कि हम कितने ज़्यादा पावरफुल है, तो युवान भी कमांड करते हुए कहते हैं कि चलो टाइम स्लाउटर फॉर्मेशंस को यूज करें। और ये टाइम स्लाउटर फॉर्मेशन समझ सकते हैं कि लॉर्ड जिंगमैंग से रिलेटेड हैं। ये तो लॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा शांत होते हैं, जो कि पहले हिडन एंसेस्टर्स के अटैक्स को ब्लॉक किया था, अब वो काउंटर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। उनकी जो फर्स्ट स्ट्राइक थी वो टाइम स्लाउटर फॉर्मेशंस थी, जो कि अपने 8 लॉर्ड की मिलाई हुई पावर से एक छोटी मोटी अटैक्स कह सकते हो, जिसे 8 ग्रेट स्लाउटर फॉर्मेशंस कहा जाता है। उसी के साथ ये फॉर्मेशंस एक्टिव होती है, लॉर्ड मोमेंट्स की वेव्स चारों तरफ फैल जाती हैं, उसके नज़रों से कोई भी नहीं छुप पाता। कह सकते हो कि ये वेव्स के दौरान में है तो वेव्स तो हर जगह होंगी, तो यार कौन ही उससे छिप पाएगा। जिसके साथ लूफिंग अपने ब्लेड से अटैक करता है और यहाँ पे इकलौता सिर्फ अपना लूफिंग ही अटैक किया होता है, तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि लास्ट में आपको बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। अब जो लूफिंग ब्लेड लाइट से अटैक किया था वो एक थिन थ्रेड की, एक बहुत ही थिन धागे की तरह इन्फिनाइटली स्ट्रेच होकर उन सभी पर अटैक करता है और ये अटैक स्पेस एंड टाइम के फोर्सेस के साथ परफेक्टली मर्ज हो जाती हैं और वो उन वेव्स के साथ भी मर्ज हो जाती है जिसको कि लॉर्ड मोमेंट यूज कर रहे थे। मतलब यहाँ पे लूफिंग अपने लॉर्ड मोमेंट के वेव्स के साथ अपनी ब्लेड्स की पावर्स को भेजते हैं। ऐसे के साथ यहाँ पे अपने बाकी के लॉर्ड्स की भी पावर्स यूज होती है, जैसे लॉर्ड जिंगमैंग वहाँ पे हिडन वर्ल्ड के लॉर्ड्स को यूज करते हैं और इन सारे ब्लेड्स की पावर्स को पूरे के पूरे टाइमलाइंस जो पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर्स में सभी में भेज देते हैं। मतलब कि यहाँ पे जिंगमैंग उन अटैक्स को प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट इन तीनों डायमेंशंस, इन तीनों फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में भेज देते हैं, जिसकी वजह से कह सकते हो कि अभी तक उन सबके पास अटैक नहीं गया होता है। एक हिडन एंसेस्टर्स के लिए ये अटैक ये ऐसा था जैसे हर एक टाइमलाइन से उनको स्ट्रक कर रहा था। यहाँ पे समझ लो कि बंदा खड़ा है, कहीं से भी वो ब्लेड आकर उन बंदों को लग सकती हैं, फ्यूचर्स पॉसिबिलिटीज में से लग सकती है। अभी 2 सेकंड बाद आप देखो कहीं ब्लेड नहीं है, लेकिन 2 सेकंड बाद आपके ऊपर अटैक लग चुकी है, लेकिन आप देख लो कि आप अभी सही सलामत हो तो 2 सेकंड पहले भी आपको अटैक लग चुकी होंगी और आप जख्मी हो चुके होंगे। यही मतलब है इस फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट अटैक का, जिसके साथ यहाँ पे वो बंदे ना ही उस अटैक को देख पाए थे और ना ही उस अटैक को ब्लॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक करने का उन सबके पास कोई रास्ता होता ही नहीं है। वो सिर्फ उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बच पाएंगे तो ना जब लॉर्ड जिंगमैंग उन्हें बचने देंगे। वो उसको रोक भी सकते हैं, लेकिन रोकने की कोशिश करेंगे तो ना रुकेगी, उन्हें पता होगा तब ना, वैसे तो उन्हें चारों तरफ फॉर्मेशंस लगानी ही पड़ेगी। जिसके साथ यहाँ पे वो उन पर अटैक्स होना शुरू हो जाती है, जैसे कोई एक इल्यूजन उनके ऊपर अटैक हो रही होती है। इसके साथ हमें हिडन एंसेस्टर ऑफ स्पेस एंड टाइम को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों से बात करने का उन सबको बताता है, क्योंकि वो बंदे को ज़्यादा ही पैनिक करने लगता है। वो कहते हैं कि देखो ये ब्लेड लाइट
अलग अलग टाइमलाइंस में ट्रैवल कर रही है। अनलेस हम इन सभी को सारे टाइमलाइंस में ना ब्लॉक कर लें तो हम इसको नहीं रोक सकते, ये हमें लगेंगे ही। लेकिन इस अटैक से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्लेड लाइट अलग अलग टाइमलाइंस में ट्रांसफर्स की हैं, और अगर किसी टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन से इस टाइमलाइन में आना है तो उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी, उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी, और कह सकते हो कि इससे हम आसानी से बच जाएंगे। इसके साथ करंटली बहुत सारे अटैक्स उन सभी हिडन एंसेस्टर्स पे लगने लगते हैं, जो कि उन सबको काटने लगते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं उन टाइमलाइंस में ट्रैवल्स करने के बाद भी, कि वो हिडन एंसेस्टर्स के बॉडी को 2 हिस्सों में काट देते हैं, जैसे वो वुलान के बॉडी को काटे होते हैं। लेकिन दिखाया जाता है कि हिडन एंसेस्टर्स की लाइफ फोर्स उन सब को हील कर रही होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को बड़ी आसानी से हील कर रहे होते हैं। भले ही लू फेंग के अटैक ने किसी किसी के बॉडी को आधे हिस्से में काट दिया था, क्योंकि वो थिन थ्रेड्स जैसी थी, तो इसी वजह से उसकी से बॉडी आधे में ही कटी होती है। लेकिन यहाँ पे आप भूलो मत, 39 लाइफ प्रिजर्विंग बंदे सबको हील करने पे लगे हुए थे, जिसकी वजह से जिसके बंदे की बॉडी 2 हिस्सों में कटी थी वो फिर से हील हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होना, जिसकी वजह से यहाँ पर वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकती है, ब्लेड पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन फिर भी इसने बिना किसी दिक्कत के मेरे बॉडी को 2 हिस्सों में काट दिया। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि स्विस यहाँ पे वो अटैक्स लगातार कई सारे हिडन एंसेस्टर्स को अलग अलग टाइमलाइन से जाकर लगती है। बहुत के हिस्से की बॉडी 2 हिस्सों में तब्दील हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर सब लोग हील हो जाते हैं। लेकिन इस नज़ारे को देखकर सारी हिडन एंसेस्टर्स पूरी तरह से कांप उठते हैं, उन सबको पता ही नहीं चलता यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन सबकी बॉडी बिना किसी हिचकिचाहट के 2 हिस्सों में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन उनकी वाइटैलिटी इतनी थी कि अगर उनके बॉडीज को एक नहीं बल्कि 10,000 हिस्सों में भी काट दिया जाए तो वो नहीं मरने वाले हैं। और मोर ओवर लाइफ प्रिजर्विंग फॉर्मेशंस उन सबके सर्वाइवल कैपेबिलिटीज को और भी इनहेंस कर दे रही थी। देखा आपने कि कैसे वो 2 हिस्सों में टूटने के बाद फिर से हील हो गया होता है। जिसके साथ वहां पे लॉर्ड जिमिंग अपने सभी लॉर्ड से ट्रांसमिट करते हुए कहते हैं कि 89 हिडन एंसेस्टर्स, इन्होंने हमारे बारे में ऑलरेडी इंटेलिजेंस को जमा कर रखा है और ये जानते हैं कि हम किस तरह के अटैक्स को कर सकते हैं। टाइम स्लाउटर फॉर्मेशन वो इतना ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना पावरफुल है कि वो उनके डिफेंसिव फॉर्मेशंस को बाईपास कर सकता है। मतलब कि वो उन डिफेंसिव फॉर्मेशंस को नेग्लेक्ट करके उन सब पर डायरेक्टली अटैक कर सकता है। इससे हमें इंटेलिजेंस मिल सकती है कि उनकी पावर्स किस में ज़्यादा है। अब एनिमीज को जानने का भी एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है, तभी आप जीत सकते हो। जिसके साथ लॉर्ड जिमिंग एक बहुत ही जल्दी एक बैटल प्लान को क्रिएट कर लेता है। ऑफ कोर्स वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को भी मद्देनजर रख रहे होते हैं। अब यहाँ पे वॉर में लॉर्ड जिमिंग की स्ट्रैटेजी, कॉम्बैट स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती होती हैं, वही रीजन है। जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सभी हिडन एंसेस्टर्स डरे हुए होते हैं, वो अपने गार्ड को डाउन ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनकी ऑलरेडी फट चुकी थी लू फेंग के ऐसे पावर्स को देखकर। इसके साथ वो लोग सोचने लगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अटैक्स तो हमें 2 हिस्सों में तब्दील कर चुकी होती हैं, हमें प्रोटेक्ट करना ही होगा। और वहाँ पर वो हील तो हो चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक खौफ बैठ चुका होता है। जिसके साथ बूम वहाँ पे पूरी तरह से स्पेस कांपना शुरू हो जाती है। जो 8 लॉर्ड से वो अपने फुल पावर्स को अनलीज करते हैं, और पहले उन्होंने फुल पावर्स को अनलीज नहीं किया था, वो एक छोटी मोटी फॉर्मेशंस की पावर्स को यूज़ करके टेस्ट करते। इसी के साथ सभी लॉर्ड्स अपने अनरिस्ट्रेंट पावर्स को यूज़ करते, वो इस बार अपने पावर्स में जहाँ सा भी कमी नहीं डालते हैं। जो अभी तक उन्होंने किया था वो बस टेस्ट के लिए ही किया होता है। जैसे वो अपनी पावर्स को बढ़ाते हैं, उन दोनों की फॉर्मेशंस एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाती है। इसके साथ बिंगफेंग हिडन एंसेस्टर्स भी उन तरफ की तरफ देख कर कहता है कि जैसा मैंने एंटिसिपेट किया था, प्रैक्टिशनर फैक्शंस की स्ट्रेंथ ऑलरेडी आइस पिक फैक्शंस को सरपास कर चुकी हैं, और यहाँ पर वो 20% टेरिटरीज तरफ देखने लगते हैं कि वो अब उसी 20% आइस पिक फैक्शंस के जैसे टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। जिसके साथ वहाँ पे हमें दिखाया जाता है बाकी के हिडन एंसेस्टर्स को, जो कि अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस के पावर्स को देखकर हैरान हो चुके होते हैं। मतलब कि वो सारे हिडन एंसेस्टर्स जो कि अभी तक बैटल में फाइट नहीं कर रहे थे, वो दूर से देख रहे थे, वो भी समझ चुके थे कि अपने हिडन एंसेस्टर्स की पावर्स अपने लॉर्ड्स के मुकाबले काफ़ी लैक कर रही है। अपने 8 लॉर्ड्स 89 हिडन एंसेस्टर्स का आसानी से सामना कर दे रही होती है। वो देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पे अचानक से लू फेंग अपने मेन कॉम्बैट क्लोन को इग्नाइट करना शुरू करता आ चुका है। वो
लम्हा जब लूफिंग अपने पावर्स को दिखाता है। लूफिंग अपने मेन कॉम्बैट क्लोन को इग्नाइट करता है और अपने ब्लड शैडो ब्लेड को विल्ड करता है। ये वही ब्लेड होती है जो कि उसे माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शंस में मिली होती है। अब ब्लेड के अंदर पावर सर्ज होने लगती है, इसमें पावर ऑफ डिस्ट्रक्शंस आ जाती हैं और वो एक डिवास्टेटिंग फोर्स के साथ स्लैश करता है और इस मोमेंट पे वूलैंड को छोड़कर बाकी जितने भी लॉर्ड्स है वो अपने मेन कॉम्बैट क्लोन्स को बर्न करते हैं। अगर आप बंदों ने पावर रेंजर्स देखे होंगे तो पावर रेंजर्स में क्या से सभी के सभी पावर रेंजर्स अपने कंबाइंड पावर्स को यूज करके सिर्फ एक बंदे के अंदर पावर्स डालता है, वो उससे अटैक करता है। अगर नहीं देखा तो ऐसा ही समझ लो कि सारे बंदे अपने एक बॉडी के अंदर पावर्स डालते हैं। सोल लैंड देखे होंगे आपने उस टूर्नामेंट के समय टांगसन के साथ जो हुआ था, वैसा ही अपने लूफिंग के साथ भी हो रहा है। सभी अपने मेन कॉम्बैट क्लोन को यूज करते उसको बर्न करते हैं और युवान के फॉर्मेशन से कंबाइन करके कोऑर्डिनेट करते हैं और वहां पर वो लूफिंग के अंदर अपनी सारी एनर्जी को डालते हैं और वो एनर्जी लूफिंग के ब्लड शैडो ब्लेड के अंदर चली जाती हैं। और अभी फिलहाल में ब्लड शैडो ब्लेड के अंदर अनइमेजिनेबल पावर्स मौजूद थी जो कि किसी भी मेटल और एनर्जी को बड़ी आराम से काट सकती है, जिसके साथ लूफिंग उस अटैक्स को कर देता है। अब यहाँ पर स्विस ये बस अटैक्स लिखी हुई तो मैं इसको बस प्रोनाउंस करा, जिसके साथ वो ह्यूमन एंसेस्टर जो 89 ह्यूमन एंसेस्टर वो फॉर्मिडल और डिफेंस को बना रखे थे, तो वहां पर दिखाया जाता है कि लूफिंग अपने अटैक से उन सारे फॉर्मिडेबल डिफेंस को तोड़ देता है। जितने भी रास्ते में आने वाले डिफेंसेस है वो टूट चुके होते हैं और डजन्स ऑफ हाईएस्ट टावर फोर्स उस ब्लेड से लगते हैं और एक ही झटके में कट कर रह जाते हैं। और जो ब्लेड होती है वो बहुत ही स्पीड से डार्क पेंग मतलब एक ह्यूमन एंसेस्टर बंदा होता है जो डार्क पेंग होता है, जो कि कह सकते हो कि इन सभी से इंपॉर्टेंट बंदों में से एक था, जिसके ऊपर कई सारे फॉर्मेशंस लगे हुए थे और कह सकते हो कि ये फॉर्मेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। अपना लूफिंग सभी को काटते हुए अपने ब्लेड्स को डार्क पिंक की तरफ भेजता है और जो बंदा प्रोटेक्टिव लेयर से बचा हुआ था वो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर्स भी टूट जाती है। लूफिंग की ब्लेड उसके साथ डिस्ट्रॉय उसके साथ लगती है और यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है जहाँ तक थंडरस एनर्जी निकलने लगती है और उसके लाइफ रिवर्सिंग फोर्स निकलती है। इसी के साथ डार्क पेंग ह्यूमन एंसेस्टर्स की बॉडी के साथ अपनी वो ब्लेड जाकर लगती है। अल्दो यहाँ पे 89 ह्यूमन एंसेस्टर्स सभी अपने डार्क पेंग की तरफ जाने लगते ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि यहाँ पे लूफिंग ने उसी के ऊपर टारगेट अपने पूरे के पूरे लॉर्ड्स ने उसी के ऊपर टारगेट करके वो अटैक लगाए होते। सबसे पहले वो बाकी सबको जख्मी कर चुका था और वहां पर फॉर्मेशन टूट चुकी थी, जिसकी वजह से कोई भी उसको प्रोटेक्ट करने नहीं आ पाया। वो अपनी प्रोटेक्शन से कुछ को बता सकता था, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि सब लोग जख्मी हो चुके थे और वो अटैक सीधे डार्क पेंग की तरफ जाता है। वो सारे ह्यूमन एंसेस्टर डार्क पेंग को बचाने के लिए आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन ऑलरेडी प्रैक्टिशनर्स ने उसको टारगेट बना रखा था। वो उसके ऊपर टाइम स्लाउटिंग फॉर्मेशन से भी अटैक किए थे, जिसके सजा से दिखाया जाता है कि एक ही झटके में वो कंबाइंड फोर्स उसके हिडन लाइफ कोर को पूरी तरह से तबाह कर देती है और उसकी जो लास्ट बची थी वो वहां पे स्पेस एंड टाइम के फैब्रिक में साथ ही गायब हो जाती है। मतलब यहाँ पे फाइनली एक ह्यूमन एंसेस्टर जो कि डार्क पेंग होता है, इसके बारे में आपने ऑलरेडी प्रीवियस कुछ एपिसोड्स में इसके नाम को सुन रखा था, ये बंदा फाइनली मारा जाता है। और 89 ह्यूमन एंसेस्टर्स में से एक ह्यूमन एंसेस्टर जहाँ पे उन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ प्रिजर्विंग एबिलिटीज पे ही ध्यान दे रखा था, उन सब होने के बावजूद उनके अंदर से एक ह्यूमन एंसेस्टर डार्क पेंग ह्यूमन एंसेस्टर्स वो मारा जाता है। और यहाँ पर जितने भी बंदे थे वो सभी हैरान हो जाते और जो 9 सॉवरेन्स थे उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि इतने कॉशियंस के साथ खेलने के बावजूद हमारा एक बंदा आउट कैसे हो सकता है। और यहाँ पे मैं बताऊं तो यहाँ पे बस एक शुरुआत थी, क्योंकि लूफिंग का वो पहला अटैकिंग उन सभी के डिफेंस को तोड़ चुका था, उन सभी को पूरी तरह से नस्तो नाबूद कर चुका था। उनमें से एक बंदा ऑलरेडी मारा जा चुका, जो कि कह सकते हो कि फॉर्मेशंस को कंट्रोल करने वाले में से एक से मेन बंदे होंगी, जिसकी वजह से फॉर्मेशंस की पावर्स फिर से कमजोर होगी। नेक्स्ट एपिसोड में मैं कुछ स्पॉइलर दे देना चाहता हूँ, ऐसा हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में लूफिंग मैं कह सकता हूँ 20 30 40 तो मारेगा ही, कंफर्म है कि वो मारेगा ही। और यहाँ पर वो भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन लूफिंग किसी को नहीं छोड़ने वाला है। भले ही चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर उसकी बॉडी को भी काट कर उनके बॉडी से वो निकाल कर सबको मारेगा। यहाँ पे अगले एपिसोड में कुछ ज्यादा ही कत्लेआम होगा। लूफिंग अभी फुल पावर्स को अनलीश किया है, लेकिन ये मत बोलो कि लूफिंग ने सिर्फ एक अटैक किए हैं, 10 20 अटैक्स उन्हें बाकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।